गंगापुर नाम के गांव में सुमन अपनी चाची विनीता के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में सुमन के माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से सुमन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। सुमन की चाची विनीता बहुत ही ज्यादा घमंडी और अत्याचारी थी। विनीता ने सुमन के घर आ जाने के बाद विनीता अपने घर के नौकरों को घर से निकाल देती है और सुमन से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाने लगती है। विनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उससे बहुत प्यार किया करती थी। तभी एक दिन गुनगुन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एक पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए। आपको तो पता ही है ना, अनीता आंटी की लड़की की शादी है और आज के फंक्शन में सब पिंक कलर का लहंगा ही पहनने वाले हैं, इसलिए मुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा दिलवा दूंगी, ठीक है। तभी गुनगुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद विनीता गुनगुन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुमन अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप मार्केट जा रही हैं तो मेरे भी कपड़े पुराने और फट गए हैं, तो क्या आप मेरे लिए भी कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओगी? वैसे तो अनीता आंटी के बेटी के फंक्शन में सबको तो लहंगा पहनकर ही जाना है, तो क्या आप कोई सस्ता सा लहंगा मेरे लिए भी ले आओगी आंटी? हाँ सही कहा तूने, अनीता आंटी की बेटी के फंक्शन में सबको लहंगा पहनकर ही जाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ केवल मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही लहंगा दिलवाने जा रही हूँ। इसलिए तेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं ना, उसी को पहनकर गुजारा कर, समझी? और यहाँ खड़ी होकर जवान मत चला, जाकर अब घर की साफ सफाई कर। ऐसा कहकर विनीता गुनगुन को लेकर मार्केट चली जाती है और बेचारी सुमन घर का सारा काम करने लग जाती है। काम खत्म करके सुमन अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वह हमेशा मुझ पर ऐसे अत्याचार क्यों करती है? मुझे बस एक टाइम का ही खाना खाने के लिए देती है और वो भी बचा खुचा, और आपकी बेटी को फटे पुराने कपड़े देती है और अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं, और दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और माँ मैं तो अब अनीता आंटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सब लहंगा पहनकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है। लेकिन मेरा भी बहुत मन है लहंगा पहनकर जाने का, लेकिन चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे लिए लहंगा नहीं लेकर आएगी। सुमन ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शाम हो जाने के बाद गुनगुन वो डिजाइनर लहंगा पहनकर विनीता के साथ फंक्शन में जा रही थी। तभी सुमन कहती है, चाची जी आप फंक्शन में जा रही हैं तो आपको शायद आने में देर हो जाएगी, तो क्या आप मुझे शाम का खाना दे सकती हैं खाने के लिए? मम्मी ये मनहूस लड़की ना हमेशा हमारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। हम लोग कितने खुशी से जा रहे थे और इसको इसके खाने की पड़ी है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और मम्मी अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे हाँ मेरी बच्ची, इस मनहूस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुमन, अगर तू आज खाना नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? और वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खाया था, इसलिए आज कोई खाना नहीं बना है, तो मैं अब तुझे खाने के लिए क्या दूं? मम्मी जो कल आपने टॉमी के लिए रोटी डाली थी वही लाकर इस मनहूस को दे दीजिए। हाँ ये सही कहा तूने। चल सुमन तू भी क्या याद रखेगी, क्योंकि टॉमी ने आज वो रोटी नहीं खाई है, इसलिए तुम वो रोटी लेकर खा लेना। अब चल जा यहाँ से। ऐसा कहकर विनीता और गुनगुन वहाँ से चली जाती है। सुमन को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है और तभी सुमन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ अब तो सब देख रही हो ना, चाची मुझ पर कितना जुल्म कर रही है। मुझसे घर का सारा काम करवाती है
और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए कहा है। मैं टॉमी की झूठी रोटी कैसे खा सकती हूँ माँ? और वहाँ चाची और गुनगुन शादी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रही होंगी, और मुझे यहाँ टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए मिल रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ। ऐसा कहकर सुमन अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह से मत रो। मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा, और मैं सब जानती हूँ बेटी कि विनीता और गुनगुन तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अनीता आंटी के फंक्शन में जरूर जाओगी। लेकिन माँ, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। आप तो सब देख रही हो ना माँ कि मेरे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, और मैं इन कपड़ों में वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें एक पिंक कलर का अनोखा जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, क्या आप सच कह रही हो? क्या आप मुझे पिंक कलर का जादुई अनोखा लहंगा दोगी? आप बहुत अच्छी हो माँ। और एक माँ ही अपनी बेटी के दुख और दर्द को समझ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुमन की माँ वहाँ जादू से एक पिंक कलर का सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देती है और कहती है, सुमन बेटा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यह पिंक कलर का जादुई लहंगा दे तो रही हूँ, लेकिन यह लहंगा विनीता और गुनगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब तुम शादी के फंक्शन में वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन समझ जाती है, और सुमन वह पिंक लहंगा देखकर बहुत ही खुश होती है। और जैसे ही सुमन वह पिंक कलर का लहंगा पहनती है, वैसे ही सुमन एकदम बदल जाती है। वह नौकरानी से एक राजकुमारी में बदल जाती है। तभी सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर खुशी खुशी अनीता आंटी के फंक्शन में जाती है। उस फंक्शन में जाने के बाद हर किसी की नजर उसी पर होती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी सुमन को पहचान नहीं पाता है। मम्मी, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और मैंने तो इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मैं अपने दोस्तों को जला सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे खूबसूरत भी कोई नहीं लग सकता, लेकिन उस लड़की ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गुनगुन बेटी, लेकिन उस लड़की का लहंगा कितना सुंदर लग रहा था, और ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसा लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी महल की राजकुमारी आई हो। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो लड़की पहनकर आई थी। तभी गुनगुन और विनीता की बातें सुमन सुन रही थी, और उनकी बातें सुनकर सुमन बहुत हंसती है और कहती है, अरे अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वह खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और गलती से यह बात चाची और गुनगुन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं अब अपने जादुई लहंगा पहनकर खाना भी मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि यह लहंगा जादुई है और इसे पहनकर कुछ भी मांगो तो वह मिल जाएगा। तभी सुमन के सामने बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसी समय गुनगुन वहाँ से गुजर रही होती है, और तभी गुनगुन सुमन को वह लहंगा पहने हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि सुमन के पास कोई जादुई लहंगा है। तभी गुनगुन जाकर यह बात अपनी माँ को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद विनीता कहती है, अरे गुनगुन बेटी, क्या तू सच कह रही है? क्या उस मनहूस लड़की के पास कोई जादुई लहंगा है? अब हमें उस मनहूस लड़की के पास से वह जादुई अनोखा लहंगा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा ही हक है, और उस लहंगे से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर विनीता रात होने का इंतजार करती है, और जब रात हो जाती है
वह जादुई पिंक कलर का लहंगा चुरा लेती है। जैसे ही गुनगुन उस लहंगे को पहनती है तो गुनगुन बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है विनीता और गुनगुन, तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची इंसान हो। यह जादुई लहंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक लोगों के पास ही होता है। इसलिए तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। इसलिए तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। तभी विनीता और गुनगुन जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती है और जब वह बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चाची और गुनगुन के पास उसका जादुई लहंगा है। और यह देखकर सुमन हैरान हो जाती है और वह कहती है, चाची जी, यह जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया है और उन्होंने कहा था कि यह लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको कुछ भी पता न चले और आपके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए गुनगुन अब हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी और मैं नहीं चाहती थी कि गुनगुन के साथ ऐसा कुछ बुरा हो। सुमन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दे बेटा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दे बेटा। और अब मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ सुमन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ, इसलिए अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी विनीता और गुनगुन सुमन से जैसे ही माफी मांगती है, गुनगुन बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। उसके बाद उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए तुम्हारी बेटी पहले के जैसी हो गई है। इसलिए तुम लोग अब सुमन के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहते ही वो लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उस लहंगे की वजह से सुमन को चाची और बहन का प्यार मिल जाता है और सुमन को गुनगुन के रूप में एक अच्छी बहन भी मिल जाती है। अब सुमन उन लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक की रानी नगमा परी को कई वर्षों के बाद एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई, जिस वजह से पूरे परीलोक में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रानी परी भी उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी। मीनाक्षी परी, मुझे आज परीलोक के मंदिर में जाकर परियों की देवी पार्वती को प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाना है। आज उन्हीं की कृपा से मुझे बेटी का सुख प्राप्त हुआ है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है रानी परी। मैं अभी आपके जाने का बंदोबस्त करती हूँ। और फिर रानी परी मीनाक्षी परी के साथ पूजा करने मंदिर चली जाती है। रानी परी जब मंदिर से पूजा करके वापस घर की तरफ आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक प्यारी सी मासूम बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। अरे, ये मंदिर के सुनसान रास्ते पे किसका बच्चा हो सकता है? अरे रे बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। और फिर रानी परी उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। रानी परी उस बच्ची के माँ का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ का कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद रानी परी उसे अपने साथ महल में ले आती है। देवी की कृपा से आज मुझे एक नहीं बल्कि दो बेटियों का माँ बनने का सुख मिल गया, और शायद देवी की भी यही इच्छा है कि मैं इन दोनों बच्चियों का पालन पोषण करूं। आज से ये दोनों मेरी ही बेटी है। और फिर रानी परी अपनी दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करने लगी। समय के साथ साथ रानी परी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। रानी परी ने अपनी सगी बेटी का नाम पलक और दूसरी बेटी जो मंदिर के आगे मिली थी उसका नाम नेहा रखा। नेहा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, वहीं पलक का रंग सांवला था, जिस वजह से दोनों परी बहनें एक दूसरे से हमेशा जलती रहती थी।
पलक, ये ड्रेस देखो कैसा है, ये मेरे पे कैसा लगेगा? तो भी पता नहीं क्या है। अरे कम से कम अपने रंग को देखकर तो ड्रेस चॉइस किया कर। खुद भी काली है और ऊपर से कपड़े भी काले पसंद कर रही है। इसे पहनकर तुम पूरी काली बंदरिया दिखने वाली हो। काली बंदरिया होगी तू, समझी? तुमसे तो लाख गुना अच्छी ही हूँ मैं। कभी खुद को तो आईने में जाकर देख लिया कर। खुद के तो पकोड़े जैसे नाक और चाइनीज जैसी आंखें हैं, जो हमारे परिलोक में किसी से भी मैच नहीं खाता। पता नहीं माँ भी ना तुम्हें किस कचरे के डब्बे से उठाकर घर ले आई बरी। कचरे के डब्बे से तू आई होगी। मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ, वो मेरी माँ है। खबरदार जो मेरी माँ को माँ कहा तो वो मेरी माँ है। इस तरह दोनों परी बहनें कमरे में लड़ने लगती है। दोनों परियों को लड़ता देख नगमा परी वहाँ आती है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। अरे तुम दोनों को कब अक्ल आएगी? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अब तक तुम दोनों को अक्ल नहीं आई है। अब चलो दोनों लड़ना बंद करो। और पलक, तुम मीनाक्षी परी के कक्ष में जाओ, उन्हें तुमसे कुछ काम है। और नेहा, तुम मेरे साथ आओ, जरा मेरे काम में मेरी हेल्प करो। रानी परी के समझाने के बाद दोनों झगड़ना तो बंद कर देती है, लेकिन दोनों बहनों के मन में एक दूसरे के लिए पल रही नफरत खत्म नहीं होती है। उन दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रानी परी अपनी दोनों बेटियों को समझा कर हार मान चुकी थी। उनकी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी थी। एक दिन फिर से दोनों बहन किसी बात पर झगड़ रही थी। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहती हो। ये मेरा परी महल है, ना कि तुम दोनों के लिए लड़ाई करने का अखाड़ा। जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहती हो। अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो। तुम दोनों की वजह से मैं तो तंग आ गई हूँ। पूरे परिलोक में अपना नाम बदनाम करके रखी है। माँ, ये चाइनीज नेहा बहुत ही दुष्ट है। ये हर वक्त मुझसे लड़ाई करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहती है। कल मुझे मेरी दोस्त राधा के जन्मदिन में जाना था, लेकिन जैसे ही मैं अपना ड्रेस निकाल कर नहाने गई, इसने वहाँ आकर जलन से मेरी ड्रेस जला दी। नहीं माँ, ये काली बंदरिया झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसे तो खुद ही अपने कपड़ों का ध्यान नहीं होता है। इसने ड्रेस खुद की लापरवाही से जलाई होगी और अब इल्जाम मुझ पे लगा रही है। बस करो तुम दोनों, एक दूसरे के दिल में अपनी बहन के लिए जरा भी इज्जत नहीं है। जब देखो एक दूसरे से चूहे बिल्लियों की तरह झगड़ते रहती हो। इतनी बड़ी हो गई हो दोनों के दोनों, लेकिन अभी भी अक्ल नहीं आई है। मैं तो ये सोचकर दुखी रहती हूँ कि भगवान ना करे अगर कल को मुझे कुछ हो जाए, फिर तुम दोनों मेरे इस परिलोक का क्या हाल करोगी? नाक में दम कर दिया है तुम दोनों ने मिलकर। तंग आ गई हूँ मैं अब तुम दोनों से। अब से अगर किसी ने भी झगड़ा किया तो मैं तुम दोनों को अपने परी महल से बाहर निकाल दूंगी। अब जाओ दोनों यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर रानी परी एक दिन अपने बगीचे में सैर कर रही होती है। कितना सुकून और शांति है यहाँ, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। घर में तो अपनी दोनों बेटियों से परेशान हो चुकी हूँ। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों को कब अक्ल आएगी? रानी परी अपने सोच में डूबी प्रकृति के सौंदर्य को निहार रही थी। तभी पीछे से दो चुड़ैल वहाँ आती है और धोखे से रानी परी को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जब यह बात परिलोक के बाकी परियों को पता चलता है तो वह सब रानी परी के खोज में निकल जाते हैं, लेकिन रानी परी का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। रानी परी को महल से गायब हुए पूरे 1 महीना हो जाता है, लेकिन किसी को भी अभी तक रानी परी का कोई पता नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी तरफ पलक और नेहा परी रानी परी के महल में न होने की वजह से फिर से अपनी मनमानियां करने लगती है। दोनों अपनी अपनी मर्जी से जो दिलाए करती है। एक दिन तो दोनों बहनों में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों बहन रानी महल का बंटवारा तक कर देती है। दोनों बहन की वजह से पूरे परिलोक की परियां बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो चाहती थी कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी रानी परी का पता लगाकर ये सब जल्दी से रोक दिया जाए। हे भगवान, मेरी रानी परी से जल्दी से मुझे मिला दो। मैं इस परी महल का बंटवारा और ज्यादा दिन तक नहीं देख सकती। फिर एक दिन पलक परी अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, आज तुम सब मेरे साथ मेरे महल में चलो। आज हम सब खूब मजे से पार्टी करेंगे। और फिर पलक परी
अपने दोस्तों को महल में लेकर चली आती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा परी भी अपनी कुछ परी सहेलियों को लेकर महल में आ जाती है। तभी पलक परी महल में खाना बनाने वाली परी को अपनी सहेलियों के लिए अच्छा खाना बनाने को बोलती है। यह देखकर नेहा परी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है, रुक जा काली, तुमसे पहले मैं अपनी सहेलियों को महल में लेकर आई हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे सहेलियों के लिए खाना बनेगा और तुम अपने इस भुक्कड़ और हफ्सी सहेलियों के लिए खाना बाद में बनवा लेना, समझी? तभी पलक परी की सहेली राधा कहती है, अरे राधा, इस परी महल में तो तुम्हारी थोड़ी भी इज्जत नहीं है। देख तेरी बहन सबके सामने किस तरह तुम्हारी बेइज्जती कर रही है, और तो और वो तो तुम्हें ऐसे काली बोल रही है। हमें तो लगा था रानी परी के जाने के बाद तुम्हारे महल में तुम्हारी ही चलती होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हें कोई कुछ समझता ही नहीं है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती है। पलक परी इस तरीके से अपने आप की बेइज्जती होता देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने मन में कहती है, अब बस बहुत हुआ, आज इस चाइनीज नेहा की बच्ची ने तो हद कर दी। आज मैं इस चाइनीज नेहा की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। पलक परी गुस्से में आकर नेहा परी का बाल खींचकर उसे जमीन पर पटक देती है। बहुत ज्यादा ही बन रही है ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मैं भी आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर दोनों परी बहनें एक दूसरे को मारने लगती है। तभी गुस्से में आकर पलक परी अपना तलवार निकालती है और उससे नेहा परी पर वार करने लगती है। नेहा परी पलक के तलवार से बचते हुए बोलती है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं आज ही तेरा काम खत्म कर दूंगी। उसके बाद इस पूरे महल में मैं अकेले ही रहूंगी, समझी? तभी नेहा परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से आग का गोला पलक परी की तरफ फेंकने लगती है। तू आज इस आग के गोले से नहीं बच पाएगी, ये आग के गोले तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। जा आग के गोले, इस पलक की बच्चे का काम तमाम कर दे। तभी पलक परी अपना बचाव करते हुए वहाँ एक आग का कुआं प्रकट कर देती है। इस तरह दोनों बहनों की लड़ाई बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है। दोनों ने लड़ाई में आग के कुएं और आग के गोले का उपयोग किया था। वह आग धीरे धीरे पूरे परी महल में फैलने लग जाता है और धीरे धीरे सारा महल जलने लगता है। लेकिन इन सब चीजों से बेखबर दोनों बहनें अपनी लड़ाई करने में व्यस्त थी। इधर रानी परी की दोस्त सोनाक्षी परी रानी परी का पता लगाते हुए चुड़ैल के गुफा तक पहुंच जाती है, जहां उसने रानी परी को कैद करके रखा था। मैंने हर तरफ रानी परी का पता लगा लिया, लेकिन रानी परी का कहीं पता नहीं चला। अब बस यही एक जगह बाकी रह गई है और मुझे पूरा यकीन है रानी परी यहीं कहीं है। हा 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 हा। रानी परी, अब समय आ गया है। आज हम तुम्हें अपनी कुल देवी के सामने बलि देकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, राज। हा 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 हा। धोखेबाज चुड़ैल, हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखा। यूं कायरों की तरह मुझे धोखे से यहाँ क्यों कैद करके लाई हो? अगर हिम्मत है तो मुझे आजाद कर और मुझसे मुकाबला कर। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो हम तुम्हें आजाद करे? इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ आई है। अब तो आजादी सिर्फ तुम्हें ऊपर स्वर्ग में ही जाकर मिलेगी। हा 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 हा। तभी वहाँ सोनाक्षी परी आ जाती है। दुष्ट चुड़ैल, हिम्मत कैसे हुई हमारे रानी परी को इस तरह बंदी बनाकर यहाँ लाने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर सोनाक्षी परी अपनी जादुई शक्तियों से रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी और सोनाक्षी परी दोनों मिलकर उस चुड़ैल की जमकर धुनाई करते हैं और अंत में उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। और फिर सोनाक्षी परी रानी परी को परी महल के बंटवारे के बारे में पूरी बात बताती है। इधर दोनों बहनों की वजह से पूरे परी महल में आग फैल जाता है। रुक जाओ तुम दोनों, अरे तुम दोनों बहनों की वजह से ये पूरा परी लोक जल रहा है। चलो दोस्तों, यहाँ से भाग चलते हैं वरना हम सब मारे जाएंगे। इस तरह घबराकर सभी परियां वहाँ से भाग जाती है। तभी दूसरी तरफ पलक और नेहा महल में जले हुए मलबे के नीचे दब जाती है और दोनों अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई बचाओ हमें, अरे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी, अरे कोई तो आ जाओ, प्लीज हमें
हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। तभी अचानक वहाँ रानी परी सोनाक्षी परी के साथ आ जाती है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से महल में लगे हुए आग को बुझा देती है। रानी परी और सोनाक्षी परी मिलकर पलक और नेहा को वहाँ से निकालकर बाहर ले आती है। तुम दोनों ने आज वही किया जिसका मुझे डर था। आज तुम दोनों बहनों की वजह से मेरा बनाया हुआ यह प्यारा सा परी महल जल गया। मैं तुम दोनों को इस परीलोक से निष्कासित करती हूँ। चली जाओ यहाँ से और दोबारा दोनों में से कोई मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। परी माँ, ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ परी माँ, हमें एक मौका दे दो, अब से मैं कभी पलक से झगड़ा नहीं करूँगी। प्लीज परी माँ, मैं भी अब कभी पलक से नहीं लड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रानी परी अभी भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। तभी सोनाक्षी परी कहती है, रानी परी कृपया इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब से ये आपस में नहीं लड़ेगी। ठीक है सोनाक्षी परी, तुम कहती हो तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ। और फिर रानी परी दोनों बहन को माफ कर देती है। पलक और नेहा एक दूसरे से माफी मांगती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाती है। और उस दिन के बाद से सभी परियां मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, नीलकुट पहाड़ी के पास फूलों का एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। लेकिन उस बगीचे में 3 फूल ऐसे थे जो बहुत ही बड़े और खूबसूरत लगते थे। उन फूलों की एक खास बात थी, उन फूलों पर 3 बहनें रहा करती थी, गुलाबी, लाल और पीली। और यह तीनों बहनें बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी और वह कोई आम इंसान नहीं थी। इन तीनों के पास एक अनोखी शक्ति थी जिससे कि वह अपने आप को फूलों में बदल लेती थी। गुलाबी और पीली बहनें थोड़ी सी नटखट और चंचल किस्म की थी और वही लाल वाली थोड़ी सी शांत स्वभाव की थी। एक दिन जब गुलाबी और पीली बहनें फूल ना बन के बगीचे में खेल रही थी, तभी उस बगीचे से गुजर रहा बगीचे के मालिक की नजर उन दोनों बहनों पर जाती है और यह देखकर बगीचे का मालिक गुस्से से उनके पास जाता है और कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे बगीचे में क्या कर रही हो? और मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा यहाँ कभी। तुम लोग कहाँ से आई हो और क्या तुम मेरे बगीचे में फूल चुरा रही हो? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ आपके बगीचे के फूल चुराने नहीं, बल्कि हम तो बस इन्हें देखने आए थे। हमने सुना है कि आपके बगीचे के फूल बहुत ही ज्यादा सुंदर और खुशबूदार हैं, इसलिए हम बस इन्हें देखने आए थे। अरे गुलाबी दीदी, इस बगीचे के मालिक ने तो हमें देख लिया है और अगर किसी और ने भी हमें यहाँ देख लिया तो हम लोग मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से गायब होना होगा। दीदी आप मेरा हाथ पकड़िए और अपनी जादुई शक्तियों को याद करिए, जिससे हम दोनों वापस से फूल में बदल जाएंगे और इस बगीचे के मालिक ने जो भी देखा वो यह भी भूल जाएगा। दोनों बहनें तभी आपस में फूल में बदल जाती है और वापस अपनी बहन के पास चली जाती है। तभी उनकी बड़ी बहन उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम दोनों कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? और अगर आज तुम दोनों बहनें फंस जाती तो हमारा सच सबके सामने आ जाता और हम लोग मुश्किल में पड़ जाते। और तुम्हें पता है ना कि हमें उस गंदी चुड़ैल से बचकर रहना है जिसने हमारी माँ को बेरहमी से मार दिया था और अब वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। और तुम लोग यूं ही अपना रूप बदलकर इधर उधर घूमती रहोगी तो वो दिन दूर नहीं कि वो गंदी चुड़ैल हम लोगों को पकड़ लेगी। हमें माफ कर देना दीदी, लेकिन हम क्या करें? हम लोग दिन भर एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या फायदा ऐसी शक्तियों का दीदी, जो हम और बच्चों की तरह खेल कूद भी नहीं सकते और अपने मन से कहीं घूम फिर भी नहीं सकते। मुझे नहीं रहना इस तरह। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसे नहीं रहना। क्या हम अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमें क्या इन फूलों की तरह जिंदगी भर एक ही जगह रहना होगा? फिर हम में और इनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? मुझे पता है तुम दोनों को ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें कुछ समय तक ऐसे ही रहना होगा, समझी तुम दोनों? अपनी बड़ी बहन की बात मानकर वह दोनों कुछ समय तक अपना रूप नहीं बदलती है और ऐसे ही फूल बनी रहती है। तभी कुछ दिनों बाद उस बगीचे में एक गरीब लड़की आती है और उन सुंदर फूलों को देखने लग जाती है। तभी वहाँ उस बगीचे का मालिक आ जाता है
और उस लड़की को फूल छूता देखकर उस पर चिल्लाने लगता है। ओए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे के फूलों को हाथ लगाने की? साहब, आपके बगीचे में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल है, तो उनमें से एक फूल मुझे भी दे दीजिए। मैं उसे अपने घर में लगाऊंगी और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, जिससे कि मैं अपने छोटे भाई बहनों का पेट भर पाऊंगी। अच्छा, तो मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरे भाई बहनों का, जो अपने बगीचे के फूल तोड़कर तुझे दे दूंगा? मुझे पता है यह फूल कितने महंगे हैं। इतनी खूबसूरत और महंगे फूल तूने कभी अपनी जिंदगी में देखे भी होंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जा, समझ गई? बगीचे के मालिक की बात सुनकर वह लड़की वहाँ से निराश होकर चली जाती है। लेकिन जब बगीचे का मालिक उस लड़की को सुना रहा होता है तो यह देखकर लाल फूल बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। और वह तभी कहती है, ये इंसान ऐसे क्यों होते हैं? क्या इन्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं देता? दीदी, थोड़े दिन पहले आपने ही तो हमसे कहा था कि हमें अपनी जगह से कहीं नहीं जाना और ना ही अपना रूप बदलकर किसी के सामने जाना होगा, वरना इससे हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अभी आप ही कह रही हो कि आपको उसकी मदद करने जाना है। मुझे पता है मेरी प्यारी बहनों, लेकिन मुझसे उस लड़की का दर्द देखा नहीं जा रहा। उसे इस समय फूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं उसे बस फूल देना चाहती हूँ, जिससे कि वो उन्हें बेचकर अपने भाई बहनों का पेट भर सके। लेकिन दीदी, ऐसा करने से अगर आप कोई मुसीबत में पड़ गई तो? तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मैं बस उस गरीब लड़की को फूल देकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। लाल फूल यह कहकर उस गरीब लड़की के घर के आंगन में जाकर लग जाती है। और जब वह गरीब लड़की वहां पहुंचती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह अपने आंगन में इतनी खुशबूदार और सुंदर फूल देखकर हैरान हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वह कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद के लिए मेरे आंगन में यह फूल उगाए हैं ना? यह बहुत सुंदर और खुशबूदार है। अब मैं इन्हें बेचकर अपने भाई बहनों का पेट भर सकती हूँ। तभी वह गरीब लड़की उन फूलों को तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है और यहाँ लाल फूल वापस से अपनी बहनों के पास आ जाती है और वह उस गरीब लड़की की मदद करके बहुत ही खुश होती है। और अब ऐसे ही लाल फूल रोज जाती और उस गरीब लड़की की मदद करती। एक दिन जब वो लड़की फूल बेचकर वापस घर जा रही थी तो उसकी टोकरी में एक फूल रह जाता है, जिसकी खुशबू उस चुड़ैल तक पहुंच जाती है। अरे, ये फूलों की खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। कब से इन फूलों की तलाश थी मुझे। कितना इंतजार करवाया है इस फूल ने मुझे, लेकिन आज मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। पर ये फूलों की खुशबू आ कहां से रही है? तभी चुड़ैल की नजर उस लड़की की टोकरी पर पड़ती है। अच्छा, तो ये खुशबू इस लड़की के फूलों में से आ रही है। लेकिन इस लड़की को ये फूल कहां से मिला, मुझे पता लगाना होगा। तभी वह चुड़ैल उस लड़की के पास जाती है और उसे डरा धमकाकर उससे पूछने लगती है, ए लड़की, रुक और सच सच बता, ये फूल तुझे कहां से मिला? और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कोई मामूली फूल नहीं बल्कि बहुत ही अनोखे फूल है जो हर कहीं नहीं पाया जाता। तो ये तेरे पास कहां से आया? मुझे नहीं पता। मैं तो जब उस दिन अपने घर गई तो मैंने देखा कि इस फूल का पौधा अपने आप मेरे आंगन में लगा हुआ था और ऐसे ही यह फूल रोज आकर मेरे आंगन में लग जाया करता है और अपने आप ही वहाँ से गायब भी हो जाता है। मैं तो इसे भगवान का कोई चमत्कार समझकर इसे बेचकर अपने भाई बहनों का पेट भर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता यह फूल कहाँ से आया है। अच्छा, तो ये बात है। वो तीनों बहनें अभी भी जिंदा है। मैं कब से उनकी तलाश कर रही हूँ, लेकिन आज वो मेरे हाथ लग गई है। अब तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब ये लाल बनेगी डाल खुद अपनी दोनों बहनों को पकड़ाने में। यह सोचकर चुड़ैल मन ही मन बहुत ही खुश हो रही होती है। और अगले दिन सुबह जब लाल दोबारा से उस गरीब लड़की की मदद करने जा रही होती है, तभी उसकी बहनें कहती है, दीदी, क्या आपका आज जाना जरूरी है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आज आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। हाँ दीदी, आज हम आपकी जगह चले जाते हैं। वैसे भी हमें आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहनों, तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की की मदद करके तुरंत वापस आ जाऊंगी। और अगर आज मैं नहीं गई तो वो अपने भाई बहनों का पेट कैसे भरेगी?
इसलिए मुझे जाना होगा और तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही घर लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर लाल फूल उस लड़की की मदद करने चली जाती है और जाकर उसके आंगन में लग जाती है। तभी वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उस लड़की को ढाल बनाकर लाल फूल से कहती है, अरे लाल फूल, मुझे पता है तुम कौन हो, इसलिए चुपचाप अपने असली रूप में आ जाओ, वरना ये लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। चुड़ैल की बात सुनकर लाल फूल बहुत घबरा जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, मुझे पता था कि ये तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे जितनी सुंदरता और तुम्हारे जैसी खुशबू और किसी फूल में हो ही नहीं सकती। तो आज तो मेरे हाथ लग ही गई। अब तुम मुझे अपनी उन दोनों बहनों तक भी ले जाओगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं तुझे अपनी बहनों तक ले जाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले लो। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, तुम अब मेरे पास ही कैद रहोगी और जब तुम समय से घर नहीं पहुंचोगी तो तुम्हारी वो दोनों बहनें तुम्हें सूंघते हुए मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती चुड़ैल। लाल फूल के ऐसा बोलते ही चुड़ैल उसको अपनी कैद में कर लेती है और अपने साथ काली पहाड़ी पर ले जाती है। वहाँ वह चुड़ैल लाल फूल को बड़े से कांच के पिंजरे में बंद कर देती है और कहती है, तुम्हारे पास अभी भी समय है लाल फूल। अगर तुमने मुझे अपनी दोनों बहनों का पता नहीं बताया तो तुम इसी कांच के पिंजरे में बंद बिना पानी और धूप के मर जाओगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम मुझे अपनी उन दोनों बहनों का पता बता दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मरने की धमकी दोगी तो मैं तुम्हें अपनी बहनों का पता बता दूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरी उन दोनों बहनों की शक्तियों की भी जरूरत है, जब ही तुम एक शक्तिशाली चुड़ैल बन पाओगी। सही कहा तुमने, मुझे तुम्हारी उन दोनों बहनों की भी अनोखी शक्तियों की जरूरत है। इसलिए मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, जो आज आ ही गया। आज मुझे मेरी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी और मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा चुड़ैल। मैं और मेरी बहनें तुझे अपनी शक्तियाँ कभी नहीं लेने देंगे। वो तो अभी पता चल ही जाएगा। यहाँ दोनों बहनें बड़ी बहन लाल फूल के घर न पहुँचने की वजह से परेशान होने लगती है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी वो अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते काली पहाड़ी तक पहुंच जाती है और देखती है कि उस चुड़ैल ने लाल फूल को कांच के पिंजरे में बंद कर रखा है। तभी वो कहती है, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि दीदी को इस चुड़ैल ने ही पकड़ा होगा। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, इस चुड़ैल ने तो अब हद ही कर दी। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा और आज हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल भी करेंगे। यह बोलकर गुलाबी और पीली फूल उस चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, ओ चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दीदी को पकड़ने की? और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम हमसे मुकाबला करो और छोड़ दो हमारी दीदी को। आखिर तुम दोनों बहनें आ ही गई, इसी का तो मुझे इंतजार था। अब तुम दोनों को भी मैं तुम्हारी बहन की तरह कैद कर लूंगी और फिर तुम तीनों की शक्तियाँ मेरी हो जाएगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी चुड़ैल। ऐसा बोलकर गुलाबी और पीली फूल अपनी शक्तियों से चुड़ैल के सारे साथियों को मारने लगती है और अपनी बहन को भी पिंजरे से आजाद कर लेती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे साथियों को हरा दिया तो तुम लोग मुझसे भी जीत जाओगी? मैं तुम लोगों को अपनी शक्तियों से हरा दूंगी और फिर से तुम्हें कैद कर लूंगी। दीदी, आज हम तीनों को अपनी शक्तियों को एक करना ही होगा और एक होकर इस चुड़ैल का सामना करना होगा। और आज हम इस चुड़ैल को दिखा देंगे कि एकता में कितनी शक्ति होती है। और फिर तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और अपनी शक्तियों को मिलाती है और उस चुड़ैल पर एक साथ हमला करती है, जिससे वो चुड़ैल वहीं पर राख हो जाती है और वह तीनों बहनें फिर से आजाद हो जाती है। आखिर हमने इस चुड़ैल को मार ही दिया और आज से हम लोग आजाद हैं।